Hello, my dear students. Students, in this video, we are going to discuss reflection by Huygens theory. देखो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर लिया था. आज रिफ्लेक्शन को हमने डिस्कस करना है. देखो रिफ्लेक्शन के लॉज हमको पहले से पता ही है. कौन कौन से होते हैं कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं. एक तो ये लो होते हैं. दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन ए सेम प्लेन. ये दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, ये हमको पता है. अगर ये दोनों लॉज हाइगेन थ्योरी से हमने प्रूव कर दिए तो यही तो हमारा मोटिव है. तो देखो हम इसको कैसे अब प्रूव करते हैं, देखते जाना. सपोज ये कोई एक पॉलिश्ड सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन होगा. इसके ऊपर मैंने ये PQRS एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट कराई ऑब्लिकली. ठीक है, ऑब्लिकली इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई. तो हमको पता है क्योंकि ये तिरछी आ रही है तो ये वाला एंड इस सरफेस को पहले टच कर जाएगा, तो इस एंड का पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा. और ये एंड तो अभी ऊपर है तो इस पार्ट का भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो इस एंड से जो रेज निकली उनका रिफ्लेक्शन पहले ही हो जाएगा. तो ये रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये जो रेज यहाँ पे आ रही है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंचेंगी. सपोज ये वाला जो एंड है उसको सरफेस तक पहुंचने में t टाइम लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज vt. तो s डैश की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, vt. लेकिन इतनी देर में जब तक ये यहां तक पहुंचेगी ये वाले एंड से जो रेज निकली है वो काफी आगे तक जा चुकी होंगी. वो कितनी डिस्टेंस आगे चली जाएंगी, क्योंकि देखो मीडियम अब सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो लाइट की स्पीड भी चेंज नहीं होगी. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पहले v से ही आ रही थी और अब v से ही आगे मूव करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. क्योंकि ये v स्पीड से मूव करी तो t टाइम बाद ये भी कितना आगे चली जाएंगी, vt डिस्टेंस आगे चली जाएंगी. तो यहां से हमने क्या किया, एक आर्क काट ली vt डिस्टेंस की, ताकि हमें पता लगे कि ये जो यहां से लाइट रेज निकल रही हैं वो कितनी दूर तक पहुंच चुकी होंगी जब s यहां तक पहुंचा होगा. तो मैंने r काटी तो मुझे r डैश पॉइंट मिला. ठीक है, तो हमारी जो नई वेव फ्रंट होगी वो फिर क्या मिल जाएगी t टाइम बाद. यहां से क्या करो, इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो. ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये मैंने कनेक्ट कर दिया. तो मुझे क्या मिल रही है अब, ये नई प्लेन वेव फ्रंट. पहले जो वेव फ्रंट ऐसे आ रही थी, ठीक है, टी टाइम बाद ये वेव फ्रंट कैसे बन जाएगी, ऐसे इधर को ऐसे मूव कर रही होगी. तो ये नई वेव फ्रंट आफ्टर टी टाइम मिल गई. और मुझे ये भी पता लग गया कि एस डैश इसकी वैल्यू वीटी है और आर डैश इसकी वैल्यू भी क्या है, वीटी है. ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट है वो प्लेन है, तो प्लेन वेव फ्रंट है तो ये एंगल क्या होगा, 90, ऑब्वियसली 90 होगा. अब देखो और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट है ना तो एंगल ये 90 डिग्री होगा. इसके बाद हमें एंगल I इक्वल्स टू एंगल R ये प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, कुछ ज्योमेट्री हमको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी ताकि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R हमें लेना पड़े. एक्चुअल में मैं क्या करूंगा कि ये जो एंगल दिख रहा है R S एंड S डैश और दूसरा एंगल दिख रहा है जो R डैश एंड S डैश, इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूव करके मैं ये एंगल I इक्वल्स टू एंगल R लेके आऊंगा. तो पहले एंगल I एंड एंगल R इनको ट्रायंगल्स के अंदर लेके आते कि ये कहां पे होंगे. तो ध्यान से देखना, ये ज्योमेट्री का खेल है सारा, बस ये समझना इंपॉर्टेंट है. देखो क्योंकि ये ऐसे आई इसके ऊपर गिरी, ये मैंने नॉर्मल बनाया, तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज के बीच का एंगल होता है वो एंगल I होता है, तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया. ठीक है, ये हो गया एंगल I. अब देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट है. अगर मैं बोलूं कि ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल I है, तो ये छोटा एंगल ये कितना हो जाएगा, फिर ये छोटा एंगल हो जाएगा 90 माइनस I, है ना. ये वाला छोटा एंगल क्या होगा, 90 माइनस I. अब इधर आ जाओ. अब देखो ये जो है ये वाला, ये पूरा एंगल ये 90 है, ये पूरा एंगल 90 है और ये छोटा एंगल कितना है, 90 माइनस I. तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, फिर इस वाले एंगल को एंगल I होना पड़ेगा, इस वाले एंगल को एंगल I होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का सम ऐसे पूरा 90 बन पाएगा. एंगल I प्लस 90 माइनस I, तो ये पूरा एंगल 90 बन पाएगा. तो इस तरह से मुझे ट्रायंगल R S डैश में एंगल I पता लग गया और एंगल 90 डिग्री तो मेरे पास पहले से ही था. अब क्या करो, रिफ्लेक्टेड एंगल को हम इन ट्रायंगल्स के अंदर लेके आते हैं. अब रिफ्लेक्टेड एंगल को वैसे तो हम इधर से भी लेके आ सकते थे, लेकिन इधर क्या है कि
मतलब बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा, तो मैं एंगल आर को इधर से लेके आता हूँ। इधर से कैसे लेके आऊँगा, जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही थी, ये रे जब इसके ऊपर गिरेगी ये भी तो रिफ्लेक्ट होगी। तो मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है रिफ्लेक्शन एंगल, वो हो गया है रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो ये वाला नॉर्मल के बीच में और इसके बीच में ये एंगल आर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल क्या है 90, और ये छोटा एंगल है आर। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा फिर 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। अगर ये छोटा एंगल 90 माइनस आर है, अब इधर आ जाओ, ये पूरा एंगल आपको क्या दिख रहा है 90, ये छोटा एंगल क्या है 90 माइनस आर। तो ये एंगल कितना होना चाहिए फिर आर, तभी तो ये पूरा आर प्लस 90 माइनस आर, तभी तो ये पूरा 90 बन पाएगा। तो हमें ये छोटा एंगल आर मिल गया। तो इसका मतलब अब मुझे क्या मिल गया, ट्राइंगल आर आर डैश, एक मिनट, अब मुझे क्या मिल गया, पहले हमने कौन सा ट्रायंगल टच किया था, आर एस एंड एस डैश, उसके अंदर मुझे एंगल आई मिला था। अब मुझे आर आर डैश एंड इसके अंदर क्या मिल गया, एक मिनट, अरे ये एंगल 90 माइनस आई था, ये पूरा एंगल आर मिल गया, ये वाला एंगल आर, ट्राइंगल आर आर डैश एंड एस डैश के बीच ये पूरा एंगल मेरे को मिल गया एंगल आर। ये दोबारा देख लो, शायद मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो ये वाला एंगल था स्मॉल आर, ये वाला एंगल स्मॉल आर था, और ये छोटा एंगल इतना सा, ये क्या होगा 90 माइनस आर। अगर इस पूरे को देखें तो ये क्या है 90, ये 90 माइनस आर है। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये एंगल क्या होना पड़ेगा फिर, एंगल आर होना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रीड्रॉ करता हूं, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा।